नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, राज्यों की सुर्खियां और खेल के मैदान से भी होगा अपडेट। तो आइए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत। दिल्ली में आईकॉन सप्ताह समारोह में बोले प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ की शुरुआत। अमृत महोत्सव के डिजाइन वाले सिक्कों की नई श्रृंखला जारी। सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी। नौसेना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद को मंजूरी। विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर राष्ट्रपति का जोर। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में संबोधन। जल्द ही प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की जताई उम्मीद। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष के साथ उपराष्ट्रपति की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संसदीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर। भारतीय व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद। और कोरोना काल में पार्टी आयोजित करने के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। संसद में लाए प्रस्ताव पर मतदान आज। जॉनसन से उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मांगा इस्तीफा। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुछ तत्व हैं जो घाटी में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे यहां की मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते पर्यटन को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लोग सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी क्षमता से जुटे हुए हैं। नीतिगत दरों के बारे में फैसला करने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए कुछ सख्त नीतिगत कदम उठा सकता है। शक्तिकांत दास बुधवार को एमपीसी की बैठक में नीतिगत दरों के बारे में लिए गए फैसले की जानकारी देंगे। रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया गया है। वहीं आधार से जुड़ी यूजर आईडी से एक महीने में 12 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 24 कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के सिलसिले में सत्येंद्र जैन के आवास समेत दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 स्थानों पर आज छापेमारी की। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में अभी भी मानसून का इंतजार है। अगले 2 से 3 दिन उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी। दूसरी ओर दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र में जमकर बारिश बरस रही है। भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद वहां उत्पादन घटने की आशंका के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमत में उछाल आया है। एफएओ खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक बदलाव पर नजर रखता है। देश में एक दिन में कोविड के 4,518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 25,782 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.73% है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बीजिंग में महामारी संबंधित पाबंदियों में कुछ और ढील दी गई है। लगभग 1 महीने के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में ज्यादातर रेस्टोरेंट फिर से खुल गए हैं। संग्रहालय, सिनेमा और जिम को 75% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 क्षेत्रों के 27 देशों में 2 जून तक मंकी पॉक्स के कुल 780 मामलों की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है या उनकी पहचान की गई है। WHO के 4 क्षेत्रों के 27 देशों में 2 जून तक 780 मामलों की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है या उनकी पहचान की गई है।
मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में मतदाताओं ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर मतदान किया। इस जनमत संग्रह को 3 दशकों तक पूर्व सोवियत गणराज्य का नेतृत्व करने वाले पूर्व नूर सुल्तान नजरबायेव की विरासत को ठुकराने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया है। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की और सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार के साथ ही सरकार ने जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया है वो है सरलीकरण। उन्होंने कहा कि भारत के बैंकों और मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के एक अहम कदम उठाते हुए घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण और प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और विदेशी खर्च में कमी आएगी। मंत्रालय ने कहा कि नौसेना के लिए डीएसी ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए के अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद को मंजूरी दी है। ये एनजीसी निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिट्रेंस सर्वेलेंस एक्शन ग्रुप, ऑपरेशन सर्च एंड अटैक जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए बहुमुखी प्लेटफॉर्म होंगे। एनजीसी का निर्माण नौसेना के नए इन हाउस डिजाइन के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए पोत निर्माण की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। डीएसी ने स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डोर्नियर विमान और SU-30 MKI एरो इंजन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डीएसी ने थल सेना के लिए दुर्गम क्षेत्रों के अनुकूल ट्रक, RTF-LT, विशेष टैंक के साथ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल और अन्य हथियारों की घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को आप सबसे बहुत सी उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधारें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में कतर में हैं। दोहा में आज उन्होंने कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कतर में भारतीय कारोबारियों से भी संवाद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम से आज दोहा में मुलाकात की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर की विधानमंडल के सदस्यों के बीच संबंधों को गहरा करने
और दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडल की आवाजाही को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने आज कतर में भारतीय व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान व्यापार, निवेश समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब डॉलर को पार कर गया है। कतर ने पिछले 2 सालों में कई भारतीय कंपनियों में 2 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की भी प्रतिबद्धता को जताया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय में ऐसी सामग्रियां रखी गई हैं जो कतर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। यहाँ समुद्री कलाकृतियों और पर्यावरणीय वस्तुओं के साथ ही स्थानीय प्राचीन कलाकृतियों को सहेज कर रखा गया है। उपराष्ट्रपति ने संग्रहालय देखने के बाद विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापार, निवेश, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और लोगों के बीच संपर्क में बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत कतर व्यापार मंच में व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने भारत कतर संबंधों की मजबूती की भी बात की। उपराष्ट्रपति ने सक्षम वातावरण बनाने और पारस्परिक लाभ के लिए अधिक सहयोग बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है। आइए सीधे रुख करते हैं दोहा का, जहां से जुड़े हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, उपराष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा का आज आखिरी दिन है। उपराष्ट्रपति की कतर यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से कितनी अहम मानते हैं? उपराष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा आज पूरी कर चुके हैं। कल वो भारत के लिए रवाना होंगे और इन तीनों देशों की यात्रा गैबोन, सेनेगल और कतर की यात्रा को बेहद सफल माना जा रहा है। गैबोन और सेनेगल में जो अफ्रीका की जो भारत के साथ रिश्ते हैं उससे और मजबूती देने के लिए ये यात्रा बहुत अहम थी, क्योंकि वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं गैबोन और सेनेगल में, उपराष्ट्रपति ने उन लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही वहाँ की सरकार से डेलीगेशन लेवल टॉक भी हुई। और अगर हम यहाँ की कतर की अगर बात करें तो कतर में भी यहाँ की इंडियन डायस्पोरा से उपराष्ट्रपति आज मुलाकात करेंगे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उनकी जो डेलीगेशन लेवल टॉक है वो हुई। साथ ही यहाँ आज उन्होंने जो यहाँ शूरा काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की और साथ ही दोनों के जो संसदीय प्रक्रिया है उसे साझा करने और बेहतर करने पर जोर दिया कि दोनों का तालमेल बेहतर हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 देशों की जो उपराष्ट्रपति की यात्रा है वो बेहद सफल हुई है। कतर में जो बिजनेस कम्युनिटी एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर भारतीय बिजनेसमैन हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर भारत के लोग रह रहे हैं। उन जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ की, उनसे भी उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की और जो अपनी बात बिजनेस कम्युनिटी ने, जो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है, उसने उपराष्ट्रपति के सामने रखी। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवविक्रम। बहरहाल आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। Discussing the Citizenship Act 1955. The law which was made in 1955 and which has been amended from time to time to suit our requirements, to suit our needs,
is the basis on which we participate in this country's life. This 2019 amendment, which allowed the migrants from 6 communities to seek Indian citizenship. This has found solution to a long-standing problem of Indians being persecuted abroad, minorities being persecuted abroad, and they being able to come back home to India to be a citizen. Watch with us, 75 years, laws that shaped India. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर जाकर पीएम आवास योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाएं लागू की हैं या नहीं, इसका पता लगाया। विजयवाड़ा में शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों को यह बताना होगा कि उनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री से इसे शुरू किया गया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हुए हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौत होने के एक दिन के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने रक्षा मंत्री से वायुसेना का विमान उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, जो स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी ने पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार घोषित किया है। संगरूर सीट पर उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने और उनकी जगह राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में एक और व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 संदिग्धों को पकड़ा है। पंजाब पुलिस ने 3 जून को फतेहाबाद से 2 संदिग्धों को पकड़ा था और मूसेवाला की हत्या में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सूरत में बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन का काम अच्छे से चल रहा है और करीब 60 किलोमीटर तक पिलर लगा दिए गए हैं। गुजरात के मेहसाना में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इससे पहले भी केजरीवाल गुजरात का दौरा कर चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी के पास एक सैलून में कुछ पर्यटकों पर कथित हमले की घटना के मद्देनजर पुलिस को राज्य में चल रहे सभी अवैध मसाज पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लू चलने और लोगों को गर्मी से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में मणिपुर के विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा की संस्था प्राइड की कॉफी टेबल बुक प्राइड कॉन्ग्रुएंसी कोहेशन एंड कॉन्टिन्यूटी का भी लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन में मर्यादा और अनुशासन के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करें। संविधान के साथ सदन की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी भी रखें। अनुभवी विधायकों से सीखें। कानून के निर्माण में जनता की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें। जनता के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याएं, अभाव, कठिनाइयों को जानते हैं। इसलिए
विधानसभाओं के माध्यम से हम सदन में उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हैं, तो हमें उस प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में सदन में चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनसंचार संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नॉलेज एरा में शिक्षा पर सभी का हक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से आप न केवल अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बल्कि समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने छात्रों को 10 सूत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि छात्र इन्हें अपनाकर अपने जीवन में काफी आगे जा सकते हैं। राज्यसभा उपसभापति ने इस मौके पर मेधावी छात्रों को डिग्री और मेडल भी दिए। जो जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं, उस जीवन में 10 सूत्र आप हमेशा याद रखें। द डेडिकेशन ऑफ ए क्लब, द डिवोशन ऑफ सूरदास, द करेज ऑफ अभिमन्यु, द इंटीग्रिटी ऑफ राम, द स्ट्रेंथ ऑफ दुर्गा, द फेथ ऑफ प्रहलाद, द फोकस ऑफ अर्जुन, द स्ट्रेंथ ऑफ सीता, द लॉयल्टी ऑफ श्रवण, द पेशेंस ऑफ मंदोदरी। ये 10 गुण अगर आप उन पुराने हमारे दीक्षांत भाषणों को सुने तो आपको मिलेंगे, जो जीवन में बहुत आपके काम आएंगे। आप नॉलेज एरा में हैं। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी को गैर जरूरी और संकीर्णतापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की ओर से एक धार्मिक व्यक्तित्व के खिलाफ किए गए अपमान और आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणी को किसी भी रूप में सरकार का विचार नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के 2 नेताओं की विवादित टिप्पणियों पर पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कुशलता पर ध्यान देने की नसीहत दी है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जो उन्हें उनके पद से भी हटा सकता है। पार्टी के अधिकारी ग्राहम ब्रेडी ने बताया कि उन्हें सांसदों से कई पत्र मिले हैं, जिनमें जॉनसन के नेतृत्व को लेकर मतदान की मांग की गई है। अगर जॉनसन 359 कंजर्वेटिव सांसदों के बीच मतदान में हार जाते हैं तो उन्हें कंजर्वेटिव नेता और प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वहीं अगर वे जीत जाते हैं तो और 1 साल के लिए उनका पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। जॉनसन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सरकारी इमारतों में नियमों के उल्लंघन सहित कई मामलों को लेकर महीनों से निशाने पर हैं। लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी में सोने से लिखी हुई 15वीं शताब्दी की धार्मिक पुस्तकें और पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें 20 विभिन्न देशों की 50 से अधिक पांडुलिपियां थी, जो कि अलग अलग 17 भाषाओं में लिखी गई हैं। आइए आपको छोड़ जाते हैं इनकी तस्वीरों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।